सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 मात्रा ज्ञान पढ़ेंगे। मात्रा कहते हैं जो आपने स्वर सीखे थे। हमने सबसे पहले स्वर और व्यंजन हमने जाने थे कौन कौन से होते हैं। तो जो स्वर होते हैं उनको लिखने का एक या उनको प्रदर्शित करने का या व्यंजन में मिलाने के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है। उस चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। जैसे ये ई है, छोटी ई, तो इसके लिए एक चिन्ह कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या है, ये छोटी ई की मात्रा हो गई। ठीक है, तो उसे हम मात्रा कहते हैं। बच्चों, तुमने यह जाना कि ए स्वर की सहायता के साथ व्यंजन पूर्ण रूप धारण करता है। जहाँ पे कोई भी व्यंजन, मैंने आपको क्लास में बताया भी था, पहले वाली वीडियो में भी बताया था, और आपको जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको मैंने क्लास में बताया था कि जब हम कोई व्यंजन लिखते हैं तो जब तक हम उसमें आ का लोप नहीं करते, जब तक हम उसमें आ को नहीं मिलाते, जब तक हम आ को नहीं मिलाते तब तक वो पूरा व्यंजन नहीं होता। अब ये क है, क अभी पूरा नहीं है, अभी पूरा है। अभी इसको अगर हम अर्ध करें, यानी इसको हम और भी छोटी इकाई में बांटना चाहें तो हम इसको इस प्रकार करेंगे, हलंत लगा के अ। ठीक है, तो ये जो हम क जिसको हम बोलते हैं वो तभी पूरा होगा जब उसके अंदर अस्वर मिल जाएगा। ठीक है, तो अस्वर की सहायता से ही सभी व्यंजन पूरे होते हैं। लेकिन अन्य स्वर, दूसरे जो स्वर होते हैं आ, ई आदि व्यंजनों में मिलते समय अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, अब जो अ का रूप है, जो अ है, वो जब मिलता है तो इसका कोई रूप नहीं बदलता। पर लेकिन जो दूसरे स्वर हैं, जैसे आ है, ई है, ई है, ऊ है, ये सभी क्या है, जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, स्वरों का यह बदला हुआ रूप मात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इनका रूप बदलता है, वो रूप जो बदला हुआ होता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। ए को छोड़कर सभी स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं क के अंदर आ मिला हुआ है, पर लेकिन हमें यहाँ पे क में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा। यही अगर हम क के अंदर आ को मिला देते हैं तो यहाँ पे ये इस प्रकार मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी आ को प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह कौन सा है, खड़ा एक डंडा। ठीक है, तो ये क्या करता है, आ का एक चिन्ह है। ठीक है, तो इसको अगर हम व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो व्यंजन के साथ ये अपना रूप बदल लेता है। कहीं पे भी कै के साथ आ नहीं आता, इसको हम का नहीं बोलेंगे, इसे हम कया बोलेंगे। अगर हमें का बोलना है तो क के साथ हमें आ का चिन्ह देना होगा, जिसे हम मात्रा कहते हैं, तब ये पूरा का बनेगा। और यहाँ पे आ का रूप बदल गया, आप देख सकते हो आ का रूप यहाँ पे बदल चुका है। ठीक है, तो आ को छोड़ के सभी स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगर हम सटीक परिभाषा कहें तो व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। ठीक है, व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर के, ठीक है, व्यंजन के साथ हम किसको मिलाते हैं, हम स्वर को नहीं मिलाते। स्वर के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे हम मिलाते हैं, और जो चिन्ह है उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों को देखिए। अब यहाँ पे देखिए, उ जमा में क्या है, अर्ध ल, जिसको हम हलंत ला भी बोल सकते हैं, फिर दोबारा से हलंत ला और बाद में ऊ। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको पढ़ने का प्रयास करें, उ ल ऊ। ठीक है, अगर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो हमें ठीक से नहीं पढ़ पाए। ठीक है, ऊपर दिए गए शब्दों को लिखना और पढ़ना बहुत अटपटा लगता है। ठीक है, इनको लिखा हुआ भी बड़ा अटपटा सा है, अजीब तरीके से लिखा हुआ है, और जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो भी हमें बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, उल्लू उल्लू। ठीक है, इस प्रकार हम इसको पढ़ रहे हैं। यदि इन्हें इस प्रकार पढ़ा जाए, यहाँ पे देखिए इसका एक रूप क्या है, उल्लू। ठीक है, अब हम इसको बड़े ही आराम से पढ़ पा रहे हैं। तुमने देखा कि अब पढ़ना और लिखना प्रभावशाली हो गया, मतलब हम इसको बड़े ही आराम से पढ़ पा रहे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि स्वरों के चिन्हों का प्रयोग शब्द को सही रूप देता है। ठीक है, हम जब स्वर को सीधे सीधे प्रयोग करते हैं तो वो एक कोई भी शब्द नहीं बनता, ना ही उनसे कोई अर्थ प्रकट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, स्वरों के चिन्ह को ना लेकर के सीधे स्वरों को रखा गया है। ठीक है, ऊ का स्वर है और ऊ का स्वर है, इनको हमने रखा है, पर लेकिन यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं बन रहा। और यहीं पे जब हम इस स्वर को ना लेकर के स्वर के जो चिन्ह है अगर हम उसको मिला देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पूरा एक शब्द बनता है, जिसका मतलब भी हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्वरों के जो चिन्ह होते हैं वो शब्द को सही रूप देते हैं। ठीक है, शब्द को सही रूप देने का काम कौन करता है, स्वरों के चिन्ह।
विभिन्न स्वरों के चिन्ह मात्राएं इस प्रकार हैं। ठीक है, चिन्ह यानी कि मात्राएं। ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो स्वरों की मात्राएं किस प्रकार होती है। अब यहाँ पे देखो अ की कोई मात्रा नहीं होती, क के साथ यदि हम अ मिलाते हैं तो यहाँ पे क ही रहेगा। ठीक है, इससे इन्होंने उदाहरण भी बना के दिए हैं, जैसे कमल, कलम, कमल। ठीक है, कलम, कमल। आगे है आ के लिए यहाँ पे इन्होंने मात्रा दिखाई है। देखो इस प्रकार लगती है आ की मात्रा। यदि क व्यंजन के अंदर हम आ की मात्रा का हम मिलान करते हैं तो वो इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्वर है पर लेकिन यहाँ पे स्वर की मात्रा को अगर हम मिलाएंगे तो वो इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण इन्होंने बता रखा है। का उदाहरण क्या है, काला, काम। ठीक है, इसी प्रकार अन्य जितने भी स्वर हैं उन सभी की मात्राएं यहाँ बगल में दी गई हैं। आप इन्हें देखें, एक बार पढ़ें और उदाहरण बनाने की कोशिश करें। ठीक है, खुद से ही इनको प्रयोग करने का प्रयास करें। और यहाँ पे इन्होंने क व्यंजन के साथ सभी मात्राओं का मिलान करके दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के साथ की, बड़ी ई की मात्रा के साथ की, छोटे ऊ की मात्रा के साथ कु, बड़े ऊ की मात्रा के साथ कु, री की मात्रा के साथ की, ए की मात्रा के साथ के, आई की मात्रा के साथ कै, ओ की मात्रा के साथ को, औ की मात्रा के साथ कौ, और क अंक की मात्रा के साथ कन, और चंद्र बिंदी जो मात्रा होती है इसके साथ जो है कन, और ये होती है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग के साथ कह। ठीक है, जैसे स्वतः, अतः। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने उदाहरण भी दिए हुए हैं। मात्राओं के साथ व्यंजन लिखते समय कुछ अपवाद हैं। अपवाद मतलब कि जो नियम इन्होंने निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि नियम है कि औ की मात्रा ऐसे ही लगेगी और जब किसी शब्द व्यंजन के साथ जुड़ेगी तो इस प्रकार उसमें रूप आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक नियम होता है। अब इस नियमों से हटके भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे र के साथ मुख्य रूप से नियम हमें देखने को मिलते हैं। जब र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो वो इस प्रकार लगती है। अन्यथा हम कहीं पे भी देखें तो ऊ की मात्रा हमेशा नीचे से इस तरह से लगती है, सभी व्यंजन के नीचे लगती है। पर लेकिन र एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसमें ऊ की मात्रा हमेशा इसके मध्य भाग में लगती है, बीच में। ठीक है, किस प्रकार से, यूं करके और इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार नहीं लगती, ये इसका गलत रूप हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नियम है कि ऊ की मात्रा र के बीच में लगेगी। यही अगर हम बड़े ऊ की मात्रा देखें तो यह भी यहाँ बीच में ही लगती है, पर लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे इसको गोल घुमा करके तब नीचे की तरफ लाया जाता है, और छोटे ऊ की मात्रा में इसको सिर्फ इस तरह से लाया जाता है, इसमें गोल यहाँ पे नहीं करा जाता। ठीक है, तो ये बहुत ही बारीक सा अंतर है दोनों में, जो कि ध्यान देने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार ह के साथ जब हम री की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वो ह के नीचे चला जाता है। ठीक है, री जो होता है वो हमेशा हर व्यंजन के नीचे चला जाता है। ठीक है, अभी र व्यंजन र जो व्यंजन है उसका अन्य व्यंजनों के साथ किस प्रकार प्रयोग होता है। र किसी स्वर रहित व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिसमें कोई स्वर ना हो, उसके बाद अगर आता है तो वो जो भी व्यंजन है उसके पैरों में आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण, और इसे क्या बोलते हैं, इसे पदेन कहते हैं। ठीक है, इसका जैसा हम उदाहरण देख सकते हैं। पहले ये द है, द व्यंजन जिसमें कोई भी, क्योंकि हलंत लगा है इसका मतलब यहाँ पे इसमें कोई भी स्वर नहीं है, और उसके बाद जब तुरंत बाद र आ रहा है तो र इसके नीचे आ रहा है, जहाँ पे हम द्र बोलते हैं, जैसे कद्र, द्रविड़। ठीक है, तो द के नीचे र है। इसी प्रकार का भी अर्ध है, अर्ध के साथ जब पूर्ण र आ रहा है तो उस टाइम पे र नीचे आ रहा है। अगर र अर्ध है, ठीक है, अभी र जो व्यंजन है वो स्वर रहित है। ठीक है, और ये किसी व्यंजन से पहले आता है। ठीक है, तो ये उसके सिर पर चढ़ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं रेफ। ठीक है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लिया, हलंत वाला र है, ठीक है, यानी कि अर्ध रा, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। इसके बाद सीधे एक व्यंजन आता है जो कि पूर्ण व्यंजन है। ठीक है, पूरा व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, रा इसके सर पे चढ़ जाएगा, यानी इस प्रकार। ठीक है, तो अब इसका हम वाक्य में, शब्द में प्रयोग करें तो इस प्रकार, कर्म, धर्म। ठीक है, तो रा का जो उच्चारण है वो पहले हो रहा है और बाद में अन्य व्यंजन का उच्चारण हो रहा है जिसके सर के ऊपर रा चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जान लिया कि रा का अन्य व्यंजनों के साथ किस प्रकार प्रयोग होता है। रा और जो अन्य नियम है मात्राओं के रूप में, जो अन्य नियम है वो भी हमने जान लिए हैं। मात्राएं किस प्रकार होती हैं, किस स्वर की किस प्रकार की मात्रा है, व्यंजन में किस प्रकार प्रयोग होगी, ये भी हमने देख लिया है। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।